नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही पा रहे हैं कि एक नया फिर धमाका, जो जिन बच्चों का सपना होता है कि मुझे भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, मुझे भी डिप्टी एसपी बनना है, मुझे भी एसडीएम बनना है, डीआईएसओ बनना है, ये सपना हर किसी स्टेट्स का अपना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के विचार में एक क्वेश्चन था, आंसर देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि क्या 199 रुपीज़ में हम आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा पाएंगे? क्या जो उसका सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे? या ये जो बैच है किस किस स्टेट के लिए बेनिफिट होगा यहाँ से अगर इसको आप लेते हैं तो? या इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका ट्रेंड क्या होता है? या उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? या इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप इस तरह से किस तरह से लाभान्वित हो पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आज आ चुका हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई स्टेट एग्जाम देना, जिसमें मेन क्या है यूपीपीसीएस को रखा गया है, तो जो कि 14 मई को क्या है प्रस्तावित है, तो उन लोगों के लिए अविश्वसनीय, अकल्पनीय एक पहल है ओजांग इस टीम के द्वारा, जो कहीं ना कहीं हमारा एक सपना है कि हर घर में ध्यान रखना शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा का इतना स्तर हो कि हर कोई जो गरीब बच्चा जो अपना ड्रीम रखता है कि मुझे भी एक ऐसी पोस्ट पे जाना है जहां मेरे समाज का, परिवार का, गांव का, भाई का, बहन का, सबका नाम रोशन हो, ध्यान रखना, उसके लिए उसके सपने में ध्यान रखना, थोड़ी सी सहायता करने के लिए एक प्रकार से मैं आ चुका हूं इस बैच को लेके, जो कि 14 मई को बैच क्या है, 14 मई को इसका यूपीपीसीएस का बैच प्रस्तावित है, हो ही नहीं वाला है। और ये बैच हमारा 20 जनवरी से ऑनलाइन मॉड्यूल में स्टार्ट हो चुका है। और मजे की बात आपके दिमाग में ये है कि इस बैच को पूरा जो लीड है, क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं, इन सबको मैं मैनेज कर रहा हूं। तो आप निसंकोच होकर, एक जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, आप निसंकोच होकर उसको ज्वाइन करिएगा। उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन सब की डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके हम लोग बताइएगा कि मैं ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक बार सभी लोग कमेंट करें कि ऑडिबल एंड विजिबल हम लोग ठीक है। तो यहां से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे 20 जनवरी को बैच ये लॉन्च हो रहा है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो जिन बच्चों को इनरोल करा नहीं है, कर लीजिएगा। ओजांग रियल टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे जाके उसको बैच को आराम से परचेज कर सकते हैं। इतनी मिनिमम फीस में, इतने बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, मुझे नहीं लगता कि ध्यान रखना पूरे इस भारतवर्ष में स्टेट पीसीएस की कोई तैयारी करा पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ अगर किसी कोई समस्या आती है तो टेक्निकल नंबर आपके दिए गए हैं, यहाँ काउंसलर नंबर दिए गए हैं, आप निसंकोच 8750711100 पे कॉल करिएगा और 22 पर 33 पे बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपके साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आइए हम चर्चा कर लेते हैं आज पूरी जर्नी के बारे में, क्या करना है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यूपीपीसीएस के बारे में चर्चा करें तो हम इस प्रीलिम्स के साथ आपके साथ क्या क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी फिल्म को बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 14 मई को प्रस्तावित है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। और समय कम बचने का पर्पस होता है कि आपको अब जो तैयारी करनी है वो एग्जाम बेस्ड तैयारी करनी है। आपको जो तैयारी करनी है वो टॉपिक बेस्ड तैयारी करनी है। आपको जो तैयारी करनी है वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से प्रश्न प्रवृत्ति में आते रहते हैं। ये आपको गाइड कौन करेगा, ये मेंटोर कौन होगा आपका, ये आपके पास एक कोच कौन होना चाहिए। ये हालांकि जरूरत नहीं है कि मेरी आवश्यकता है आपको, अगर आपको सब कुछ पता है तो जरूरत नहीं बैच ज्वाइन करने की, लेकिन आपकी रफ्तार को तेज करने के लिए आपको कोई ना कोई मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो आपका मेंटर कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहां दो प्रवृत्ति में एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, जिसको हम लोग GS1 और GS2 के नाम से जानते हैं। यूपीपीसीएस की बात करें तो यहां GS1 में 150 क्वेश्चन की भूमिका रहती है जो 200 नंबर के होते हैं। अब प्रश्न ये बन जाता है कि ये 150 क्वेश्चन कहां कहां से प्रश्न की प्रवृत्ति में आते रहते हैं। हिस्ट्री से ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से प्रश्न ज्यादा आता है, पॉलिटी से ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से प्रश्न ज्यादा आता है। तो प्रत्येक एक फिल्म बनाएंगे। कैसे फिल्म बनाएंगे आइए हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके देखें प्रत्येक टॉपिक में, देखिएगा तो वहां आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि मैंने पॉलिटी के सेगमेंट को उठा के ये अनुमान लगाया कि यहां से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से मूलभूत 4 से 5 सालों में लास्ट ईयर में प्रश्न बन पा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक प्रश्न दिया गया है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर एक प्रश्न है और यहां साइलेंट फीचर से यहां पे 3 प्रश्न है, सेंट्रल रिलेशन से यहां पे 3 प्रश्न है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से यहां पे 6 प्रश्न है, प्रेम्बिल से 2 प्रश्न है, तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन रहा होगा कि हमारी तैयारी का जो डायरेक्शन है, जो तैयारी का स्टैंडर्ड है, वो किधर कन्वर्ट करना है।
जैसे क्या जरूरत है, ऐसे कौन से पिलर, आप जाएंगे यहाँ पार्लियामेंट पे, यहाँ 23 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 4 से 5 सालों में अगर किसी एग्जाम में 4 से 5 सालों में 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान के चले कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट से आएंगे। तो अब आपकी नीड क्या बन जाती है, आपकी नीड ये बन जाती है कि हम पार्लियामेंट को पहले पढ़ें या पहले यहाँ पे किसी और टॉपिक को पहले पढ़ें। तो जहां से प्रश्न ज्यादा खींच सकते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। तो मैं पॉलिटी सेगमेंट के साथ जो आपके सामने 20 से 22 टॉपिक दे रखे हैं, 20 से 22 टॉपिक को स्टैटिक पार्ट के साथ, डायनेमिक पार्ट के साथ इंटरलिंक करके मैं पढ़ाऊंगा, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। ये आपको ये डायरेक्शन बताएगा कि कहां से प्रश्न जाते आते हैं। सेकंड नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट से 10 क्वेश्चन है। तो ये आपके दिमाग में एक आइडिया है कि लगभग 4 से 5 सालों में 122 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही कि पॉलिटी के 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो वो कौन से टॉपिक है जो आने हैं, उनकी मूलभूत प्रवृत्ति कैसी होती है। नहीं तो आप पढ़ते रहोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहोगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, या जो नोट्स रंगीन किताबें मार्केट में आएंगी, ध्यान रखना उनको पढ़ते रहोगे। क्या तुमने जो तैयारी की है, ध्यान रखना, आता सिलेबस बेस्ड जो तैयारी की है, उस पर आपको बिलीव नहीं कि उन टॉपिकों में मार्क कर पाए। तो यहां तैयारी का जो स्तर है, हम इस बैच के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से कम समय में, ध्यान रखना, अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ये पूरी कहानी आपको बैच बाय बैच मिलेगी। यानी आप हिस्ट्री को भी ऐसे एनालाइज करेंगे, पॉलिटी को भी ऐसे एनालाइज करेंगे, ज्योग्राफी को भी ऐसे एनालाइज करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक फिल्म कहानी बन पाएगी। तो दोस्तों, जिन्हें लगता है तो यहां इन सब चीजों को हम लोग मैनेज करते हुए चलेंगे। रही बात दूसरी, बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट रहता है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो पहले हम रणनीति पे बात कर लेते हैं, फिर ट्रेंड पे बात करेंगे। देखिए, हमारे इस बैच की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखिएगा। सबसे पहली जरूरत होती है हमें जी, जब भी आप किसी युद्ध में जाने का प्रयास करते हैं तो युद्ध के आधार पर हम लोग तैयार करते हैं कि अपने को कैसे रेडी करना है। तो बहुत जरूरी है कि सिलेबस को सबसे पहले नजरअंदाज ना करके सिलेबस को बेहतर तरीके से समझा जाए। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री आता, पॉलिटी आता, ये सब्जेक्ट है। सिलेबस का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, कि जीएस के फर्स्ट पार्ट में जो 7 पॉइंटों में सिलेबस यूपीएससी यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में दिया गया है, उसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का ढांचा कैसे होता है, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे रखा गया है, हिस्ट्री को कैसे रखा गया है। तो सिलेबस जब तक कंठस्थ दिमाग में नहीं होगा, वहां सिलेबस के आधार पर यह जान पाओगे जो प्रश्न बनने की प्रवृत्ति है वो फैक्ट बेस कैसे बन पाती है, यहां कंसेप्ट बेस कैसे बन पाती है, यहां पे एप्लीकेशन बेस कैसे बन पाती है। ये ढांचा आपको क्या बताएगा, ये ढांचा 2 पॉइंट आपको इंपोर्टेंट बताएंगे। पहले सिलेबस को बहुत कंठस्थ तरीके से दिमाग में रखने के साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी यहीं इंटरलिंक करना है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को भी मैं इंटरलिंक करूंगा। मैंने मान लीजिएगा एक टॉपिक पढ़ाया आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया, तो ड्यूटीज का पहले आपको सार बताऊंगा, और सार बताने के बाद उससे जितने प्रश्न अभी प्रीलिम्स में आ चुके हैं उनको वहां इंटरलिंक करूंगा, और उसके बाद उससे कितने प्रश्न और बन सकते हैं उसको भी मैनेज करेंगे। तो अगर इस तरह से आप 20 से 25-30 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं पॉलिटी में, 40-50 टॉपिक हिस्ट्री में, 50-60 टॉपिक ध्यान रखना ज्योग्राफी में, कुल मिला के 250-300 टॉपिक का क्या है, एक संयुक्त तरीके से एग्जाम बन जाता है। तो जरूरी है आपको गाइडेंस की, जरूरी है आपके पास एक ऐसे मेंटर की जो आपको डायरेक्शन दे सके। तो इसके लिए ये सारे बैचेस की जानकारी है। तीसरा पॉइंट, हम यहाँ कॉमन के साथ एडवांस नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। कॉमन नॉलेज का मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक प्रश्न होते हैं। बेसिक का मतलब हमें पता होता है, लेकिन हम उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण उनको गलत करके आ जाते हैं। तो उनको भी जानेंगे कि ऐसे कौन से बेसिक प्रश्न हैं कॉमन नॉलेज वाले जिनको हम आसपास के माहौल से सीख जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, पंचायत राज सिस्टम में जो उनका इलेक्शन का कार्यकाल होता है कितना होता है, सबको पता है 5 साल होता है, लेकिन यहां बनने की उम्र कितनी है, तो बोलेंगे सर 18 साल मतदान की है, 21 साल लड़ सकता है। तो यहां राज्यसभा की उम्र कितनी होगी, लोकसभा की उम्र कितनी होगी। तो यहां चीजों को इंटरलिंक करेंगे। अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है तो राष्ट्रपति के साथ गवर्नर्स को पढ़ना पड़ेगा, वहां एनएचआरसी को पढ़ा है तो वहां एसएचआरसी को लिंक कर लेंगे, वहां सीआईसी को पढ़ा तो वहां एसआईसी को लिंक कर लेंगे, वहां पीएम को पढ़ा तो वहां सीएम को लिंक कर लेंगे, वहां लोकसभा पढ़ी तो वहां विधानसभा को लिंक कर लेंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो वहां हाई कोर्ट को लिंक कर लेंगे। जब एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक फ्री चलेगा तो दिमाग में चीजें क्या होती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बन जाती हैं। तो मेरे इस बैच में, पूरे इस बैच में ध्यान रखना, इस कहानी को मैं आपको रियल बता रहा हूं कि यहां पे कॉमन के साथ एडवांस नॉलेज को लिंक करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अगर वर्ल्ड की एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। तो यहां से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको गाइड की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो यही पढ़ोगे, पहले राष्ट्रपति पढ़ लिया, फिर गवर्नर पढ़ लिया, अरे एक को पढ़ के एक को ले जाओ ना इसी फ्री में। ध्यान रखना, यही सब तो करना होता है ना पॉलिटी के साथ हर किसी सब्जेक्ट में। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां अगर बजट पढ़ रहे हैं तो बजट अगर ढांचा पढ़ लिया आपने, बजट बनता कैसे है, बनाता कौन है, क्या इसका मूलभूत ढांचा है, हमने पढ़ लिया। अब वो सेंट्रल का बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, हम लगे पड़े हैं कि भैया बजट स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग है, सेंट्रल का अलग है।
सर्वे अलग अलग लगने पड़े हैं, स्कीम्स अलग लगे पड़े हैं। यार इंटरलिंक करने का मतलब ये होता है कि आप दिमाग पे ज्यादा बोझ ना डालें। तो यहां मैं यही कह रहा हूं कि हम दोनों पॉइंटों को ढंग से पढ़ेंगे, कॉमन नॉलेज को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात होती है यहां फोर्थ है पिलर। यूपीएससी का अगर यूपीसीएस का जाके देखें तो प्रीलिम्स करने की जो बाधा है बड़ा गंभीर विषय होता है। 1989 में जब यूपीएससी में प्रीलिम्स को डाला गया तो प्रीलिम्स लाने का मतलब था कि छटनी करना, कि ऐसे विद्यार्थी जो ध्यान रखना ज्ञान से थोड़े से अपरिपूर्ण है, उनके पास कुछ टेक्निक्स नहीं है, उनके पास कुछ आइडिया नहीं है, कुछ विचार नहीं है जो प्रश्नों को टैकल करने का। कभी आज तक कोई ऐसा प्रश्न बना है जो डायरेक्टली किताब से, किसी इंस्टीट्यूट के मास्टर की किताब से लिंक हो गया हो, डायरेक्टली सेम एज इट इज आ गया होगा? बाद में तुमको हजारों लोग मिलेंगे, देखिए हमारे इतने क्वेश्चन फंस गया। अरे तुम्हारे यहाँ इतने क्वेश्चन अगर फंसा है तो तुम्हारे यहाँ तैयारी करने वाले लोग 1 लाख थे, 1 लाख का प्रीलिम्स होना चाहिए था ना। फिर तो क्यों नहीं हुआ प्रीलिम्स भाई? तो उसकी वजह यह है कि आपने इंटेलेक्चुअल जो तैयारी होती है उसको नहीं बता पाए थे, या तैयारी का स्ट्रक्चर है वो भौतिकतावादी युद्ध में पैसे कमाने की प्रवृत्ति बना हुआ है। जो लोग मोटी फीस नहीं अदा कर लेते हैं, बार बार प्रीलिम्स फेल हो पा रहे हैं, उनके पास मेंस क्वालिफाई करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, टेक्निक है, ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन वो प्रीलिम्स की मारो ध्यान रखना अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। निसंकोच 1 डबल लाइन में कुछ नहीं जाता। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं क्योंकि इस बैच में मैं लेके आ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। कमिटमेंट में करता हूं तो करता हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां कुछ पिलर ऐसे होते हैं जहां से अगर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हिस्ट्री में जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे या फिर इकोनॉमी में जाएंगे, अब आप ये कैसे तय करोगे कि भाई पिलर को चेक कैसे करें? आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि हिस्ट्री में 2022 में 32 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में यहां से 12 क्वेश्चन है, पॉलिटी में देखा जाए 13 क्वेश्चन है, और साइंस में यहाँ 26 क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, जब तक आप लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को ये नहीं देख पाएंगे हमारा वेटेज जो है किस सब्जेक्ट से ज्यादा आता है, सब्जेक्ट के ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछने की भूमिका ज्यादा रहती है, और तुम लगे पड़े हो कुछ और तैयार करने में। ध्यान रखना, सेंसस को तुमने रट लिया, क्वेश्चन 2 ही आने हैं और सब कुछ बता दिया कि सेंसस क्या होती है, क्या आंकड़े हैं, इसको कम कैसे करें, ज्यादा कैसे करें। क्या फायदा आपको? रिसर्च थोड़ी करने के बोल रहा है यूपीपीसीएस यार। वहां आपको नॉलेज को ध्यान बताने का प्रयास करने का तरीका होना चाहिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड बताएगा, ये ट्रेंड बताएगा आपको कि भैया यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। 2021 में देखेंगे हिस्ट्री से यहाँ 18 क्वेश्चन था, 22 में यहाँ 24 क्वेश्चन था, यहाँ पे 26 क्वेश्चन है। तो आप ये समानता कह सकते हैं कि अगर हम मिनिमम देखें तो यहाँ पे कितना 18 क्वेश्चन है और मैक्सिमम कितना 32 क्वेश्चन है। तो ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ 20 से 25 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं। और जब आपको 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अगर सही करने हो तो आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि भैया मुझे हिस्ट्री को तो पिलर मानना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। अब हिस्ट्री के ऐसे कौन से पिलर जो मैंने आपको दिखाया, जैसे पॉलिटी के एस्पेक्ट में जाएंगे तो पॉलिटी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना 13 क्वेश्चन है, यहाँ 25 क्वेश्चन है, यहाँ 23 क्वेश्चन है, या 19 क्वेश्चन है। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम नंबर, न्यूनतम कितना 13 क्वेश्चन है, अधिकतम कितना है आप बोलेंगे सर यहाँ से 25 क्वेश्चन है। तो ये कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन तो यहाँ आते ही आते हैं ना एवरी ईयर। और 15 से 20 क्वेश्चन अगर प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं तो आ कहां से रहे हैं? ये डाटा आपके सामने होना चाहिए। अगर ये डाटा आपके सामने नहीं है मेरे बेटा तो आपके दिमाग में फिल्म नहीं बनेगी, और फिल्म नहीं बनेगी तो तुम कैसे उसको टैकल कर पाओगे? ये समस्या का विषय बन जाता है ना। तो इसके लिए आपके सामने ये कहानी है कि वो कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब इसके बाद हमें इस पे ध्यान देना है। और तुम लगे पड़े हो यहां से किसी ऐसे पॉइंट पर जहां से इलेक्शन से एक ही प्रश्न देखने को मिल रहा है और लोग रट इलेक्शन को क्या हो रहा है भाई इसमें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि ट्रेंड को समझने के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे और इन सब चीजों पे मैनेज करने का एक प्रयास करेंगे कि प्रश्न वो कैसे पूछता है और उसका ट्रेंड क्या है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे इसके पिलर्स पे काम करेंगे। अब करंट अफेयर में अगर हम लोग जाएंगे मेरे बच्चों तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 39 क्वेश्चन है, यहाँ 27 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। अब ये करंट अफेयर पूछने की प्रवृत्ति कैसी होती है यहां हम बात करेंगे। यहां से अगर यूपी स्पेशल में बात करेंगे तो कुल मिला के 150 प्रश्नों का जो ढांचा होता है उसमें कहा जाए तो एक प्रकार से लगभग 250-300-400 टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। ये गाइड, ये आपको मेंटोर, ध्यान रखना, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी और वहां आप जान पाएंगे कि हमें चीजों को कैसे मैनेज करना है। क्लियर है यहां तक बेटा? तो मजा आ रहा है बताओ सर? अब रही बात, यहां से प्रश्न बन जाता है कि बहुत तरीके का। अगर हम कट ऑफ की भी बात करें यहां से, लास्ट पॉइंट यहां से देखो, ये हो गया पिलर। उसके बाद देखें टेस्ट सीरीज, ये इंपोर्टेंट रोल अदा करती है टेस्ट सीरीज। बहुत सारे बच्चे मार्केट से खरीद के ले आते हैं टेस्ट सीरीज इस चक्कर में कि ध्यान रखना सस्ती मिल रही है, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से खरीद लेते हैं जहां पे लगता है उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। ध्यान रखना, सोचिएगा आपको 150 क्वेश्चन दिया यूपीपीसीएस ने, किसी टेस्ट बनाने वाले व्यक्ति ने इधर उधर से कॉपी करके बाकी 10-20 क्वेश्चन ऐसे बना दिया जो एग्जाम में उनका कोई भूमिका नहीं है, उसकी टेस्ट बनाती एक्सपर्टीज नहीं है,
और मान लो 10 क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए, तुमने उन क्वेश्चनों को जीवन में अभी कहीं देखा ही नहीं है, तो तुम्हारा डायरेक्शन था नॉलेज का वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तुम सोचोगे ये 10 क्वेश्चन हमने कभी देखे नहीं थे, इसके लिए मुझे नई किताब खरीदनी पड़ेगी, नए नोट्स खरीदने पड़ेंगे, नए यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने पड़ेंगे। उससे क्या हुआ, आपने डायरेक्शन को भी चेंज कर लिया। और वो ऐसा पीसीएस या यूपीएससी कभी भी रेयर और दुर्लभ ज्ञान नहीं पूछता है, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या भौगोलिक एक प्रकार से कह सकते हैं आसपास होने वाली घटनाओं को लिंक करते हुए स्टैटिक पार्ट से वो पूछ लेता है। जब तक ये इंटरलिंक करने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक प्रश्न को समझने का दायरा आपका नहीं बढ़ेगा। तो यानी हम टेस्ट सीरीज को भी बताएंगे कि आपको कैसे करना चाहिए और टेस्ट कैसे देते हैं, ये भी आप यहाँ इसमें सीखने का मौका मिलेगा। रही बात, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि इस बैच को ज्वाइन करने का हमें बेनिफिट्स क्या होगा। देखो, यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, रिव्यू ऑफिसर, कमिंग सून है, प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो यहां से एआरओ का एग्जाम हो, ये भी सेम एस एक ही साथ आएगा। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस जो कमीशन है वो बीओ का एग्जाम निकालने वाला है। तो अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, इसके साथ बाकी जो टॉपिक हैं जैसे बीपीएससी है, आप बीपीएससी में जाएंगे प्रीलिम्स में, या जम्मू झारखंड जेके में जाएंगे, ध्यान रखना, जे पीएससी में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, एमपी पीएससी में जाएंगे, या यूके पीएससी में जाएंगे, ध्यान रखना, जितने भी स्टेट के पीएससी हैं, ये जो बैच है सभी के लिए ध्यान रखना बहुत वैल्यूएबल तरीके से काम करेगा। क्यों करेगा, बात को समझिएगा। यहां से लॉजिकल पॉइंट मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हें बार बार कि तुम्हें बताइएगा, अगर यहां पे पॉलिटी सेगमेंट को हम लोग लेके आ रहे हैं स्टेट सिविल एग्जाम के सापेक्ष में, तो अब सोचो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा है, तो क्या किसी राज्य की ड्यूटी प्रश्न पूछने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, क्या ड्यूटी अलग होती हैं, या बिहार की ड्यूटी अलग है, या बिहार का भूगोल अलग है, लेकिन बिहार में भूकंप या जितनी भी घटनाएं हैं, मानवीय घटनाएं सारी एक जैसी होती नहीं होती हैं। तो ड्यूटी पूरे वर्ल्ड की नहीं, पूरे इंडिया की एक है, तो इंडिया की एक है, तो किसी भी स्टेट का तुम एग्जाम दीजिएगा उसका स्टैटिक पार्ट तो रेडी हो रहा है ना आपका। आप राइट्स पढ़ेंगे तो राइट्स सबका रेडी हो रहा है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने एक बार इस बैच को ज्वाइन करने का पूरा सही तरीके से पढ़ लिया, तो उसमें होने वाली मूलभूत ढांचे की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसमें बस स्टेट की बातों को ऐड ऑन करना है, और यदि जैसे यूपी की तुम बात करो तो यूपी की बातें यहाँ ऐड हो जाएंगी, बाकी जेके की बात करें, या फिर एमपी पीसीएस की बात करें, यूके की बात करें, आरएएस की बात करें, या बीपीएससी की बात करें, वो जो मूलभूत तैयारी है वो आपकी अगर हो जाएगी तो उसमें जोड़ने वाले करंट को आप आराम से इंटरलिंक कर पाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, एआरओ का एग्जाम देने वाले हैं, इवन कहा जाए तो यूपी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम क्यों ना होता हो, वहां पे होने वाली तैयारी का पूरा ढांचा यहां से आप सीख पाएंगे। क्योंकि मैं इस चैलेंज के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि यहां हम तैयारी का स्टैंडर्ड रखेंगे टॉपिक वाइज। अब ये 20 से 22 टॉपिक हैं, देख लीजिएगा 25 टॉपिक निकलेंगे। अगर 1 बाय 1 करके पढ़े कि भैया प्रेम्बिल को पहले हम लोग पढ़ेंगे, और प्रेम्बिल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इससे कितने प्रश्न अभी तक आए हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे, कितने क्वेश्चन यहां से और बन सकते हैं वो भी देखेंगे, और प्रश्न को 3 स्तर पर पढ़ेंगे, फैक्ट बेस्ड भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट बेस्ड भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड भी पढ़ेंगे। तो इतनी कम फीस में, ध्यान रखना, इतना होना स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए एक कहा जाए तो बहुत अच्छी मुहिम है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, इसको आप ज्वाइन करिएगा। और रही बात इसको बैच के बारे में, बहुत जल्दी 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और प्रश्न की प्रवृत्ति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ एग्जाम दे पा रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर लें, निसंकोच, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बैच दोनों बाइलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और इसके साथ आप ध्यान रखना, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी आपको एक PDF भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए, बाजार में सौदागर बैठा है तुमको लूटने के लिए, कहीं लूट मत जाना उस मोटी फीस में, गाइडेंस के उस अभाव में मत फंस जाना उस जाल में, ध्यान रखना, जहां हर समुद्र तुमको लूटने का प्रयास कर लेता है। मानता हूं कि समुद्र में हर नदियां जाके गिरती है, लेकिन नदी जाने के बाद नदी नहीं रहती है, वो समुद्र बन जाता है। तो यानी यदि आपको लगता है कि अपने डर को दूर करने के लिए आप मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो आपके पास गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है, तो आपको, मुझे जानते होंगे कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं चीज़ें बता रहा हूँ तो उस कमिटमेंट का आप जान रहे होंगे कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ इन टॉपिक के साथ हम लोग रेडी करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक देखा जाए नहीं किया है तो आप इसको एक बेसिकल तरीके से तैयारी करना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। रही बात प्रश्न का लेवल हम कैसे जानेंगे, देखो इसको भी समझने का प्रयास करें। अगर यहाँ पे देखें प्रश्न को, ये आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, ये ड्यूटी से प्रश्न है, देखिएगा। अब
अब प्रश्न को देखा जाए, अब कब आया है, 2017 में यूपीएससी के अंतर्गत आया था। देखो मैं सारे प्रश्नों को टच करूंगा यहां से। अब ड्यूटी से जो प्रश्न आया है देखिएगा, ये प्रश्न कैसे है देखिएगा, लोगों ने यही रट रखा है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, इसको स्टैब्लिश किया था 1976 में, 42 अमेंडमेंट हुआ था, सुझाव दिया था, 8 ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुझाव दिया था, 10 किया गया था, 11वीं 86वां अमेंडमेंट 2002 में शामिल कर लिया गया। यही सब बेसिक बेसिक बातें हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो, इसको तुम्हारे दिमाग की नसों खोलने का प्रयास करेगा। ये बोल रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स और ड्यूटी, यानी अधिकार और कर्तव्य में संबंध पूछ रहा है। करते रहो स्थापित, ध्यान रखना संबंध कैसे करते हैं। कभी कभी इसमें क्या अधिकार में कर्तव्य में पूछा हुआ है तो वो कर्तव्य में डीपीएसपी में संबंध पूछ लेगा। तो जब तक यहाँ आलोचनात्मक के साथ महत्व क्या होता है ड्यूटी का, कैसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, जब तक आप पूरी तैयारी एक सिस्टमेटिक बेस से नहीं कर पाओगे, तब तक आप कहीं ना कहीं कभी फैक्ट भूलोगे, कभी कंसेप्ट भूलोगे, कभी एप्लीकेशन पार्ट भूलोगे, कुछ ना कुछ भूलते चले जाओगे। तो मैं तैयारी का ढांचा लेके आ चुका हूँ, कंप्रीहेंसिव तैयारी लेके आ चुका हूँ आपके सामने, जहाँ फैक्ट भी, कंसेप्ट भी और यहाँ पे अप्लाइड पार्ट भी रेडी करेंगे। देखो कैसे करना है, ध्यान रखिए। क्या लिखा, राइट आर द कोलरेटिव विद ड्यूटीज, यानी अधिकार कर्तव्यों के साथ क्या संबंधित है। अब वो अधिकार क्या होते हैं, जो जनता को दिए गए हैं, किसने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं। किस लिए दिए गए हैं, कि भाई राष्ट्र से, समाज से, समुदाय से अपनी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। वो अधिकार किसको दिए गए, जनता को दिए गए हैं। और जनता की सेवा करने के लिए, जनता के काम करने के लिए संविधान ने डीपीएस पे लगा दिया गया, तुम देश की जनता के लिए काम करोगे, अपने नियम कानून में जनता के लिए, पॉलिसी के लिए इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आगे इसको इंप्लीमेंट करोगे। तो डीपीएस भी लगा दिया। अब सोचो जनता के लिए कार्य भी करना है, जनता की रक्षा करने के लिए राइट्स भी आ गया। क्या जनता का दायित्व नहीं बनता, कि जनता का दायित्व भी तो बनता है कि सब कुछ जब तुम्हारे ही लिए है, ध्यान रखना, तो फिर उस देश की, उस राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की रक्षा करे। उसे रक्षा करने के लिए कौन आएगा। एक परिवार जो बाप लगातार अपने बेटे को पाल रहा है, ध्यान रखना, लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, क्या उस बेटे का दायित्व नहीं बनता कि जब बुढ़ापा पे बाप आएगा तो उसका निर्वहन करे। तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी जनता को दी गई है, जो अपने राष्ट्र के प्रति करनी है, समाज के प्रति करनी है, संविधान के प्रति करनी है। तो यानी क्या है, आपस में इंटरलिंक है, नहीं है। एक बात से समझो, ध्यान रखना। तो डायरेक्टली टिक करके हम उसको आगे निकल लेंगे। और ये आलतू फालतू की बातें हैं कि अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र होते हैं, ये सारी बातें कंसेप्ट नुमा है, ध्यान रखना। यहाँ नहीं लिखा है 42 अमेंडमेंट क्या होता है, 76 क्या होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, हम सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे। लेकिन जो चीज़ें हो जाएंगी, अगर वहाँ से जीवन में कभी प्रश्न आ जाता है, तो भाई मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि बच के नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और यदि बच के जाएगा, ध्यान रखना, तो आप कह देना कि सर बाकी में जो आपने कहा था वो ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि 199 रुपीज़ में कंसेप्ट भी तैयारी हो रही है, अप्लाइड पार्ट भी हो रही है, और चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप जिन बच्चों ने ध्यान रखना अभी इनरोल नहीं किया है, निसंकोच इनरोल कर लीजिएगा। ये जो बैच है, ध्यान रखना, 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये आपके लिए बहुत क्रांतिकारी एक कदम है हमारा, जो हम चाहते हैं कि आपका अगर सपना है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का, बाकी जो एग्जाम है स्टेट के, आप निसंकोच ओनली 199 रुपीज़ ध्यान रखना। 20 जनवरी से मेरी क्लास आने वाली है। औजांग एनाडाइम लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने का कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबरों पर ध्यान रखना। टेक्निकल नंबर 87507111222233। बाकी टेक्निकल कोई इशू है, ध्यान रखना, 9599190988 पर कॉल करिएगा। और इस योजना का, इस मुहिम का एक हिस्सा बन के अपने आप को, ध्यान रखना, सफलता की चरम सीमाओं पर ले जाइएगा। ये आपका दायित्व बन जाता है। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब सारी बेसिक बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैरिड है वो भी अगर 150 क्वेश्चन पर जाया जाए तो आपको 100 क्वेश्चन सही मान जाती है। तो 3 तरह के विद्यार्थी जो हैं, एक वो विद्यार्थी जिनके अभी जो नंबर हैं 100 क्वेश्चन से सही ऊपर सही कर पाते हैं, एक वो विद्यार्थी जिनके नंबर जो है 60 क्वेश्चन से लेकर 100 के बीच में सही कर पाते हैं, और एक वो विद्यार्थी जिनके, ध्यान रखना, 60 क्वेश्चन से नीचे सही कर पाते हैं। तीनों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो 100 के ऊपर बैठे हैं वो भी सिक्योर नहीं है, उनको भी 120 के आसपास सही जाना है। जो 60-100 के बीच में बैठे हुए हैं उनके पास नॉलेज का अभाव, उनको नॉलेज को गेन करना है। और जो 60 नीचे बैठे हुए हैं उनके पास भी दोनों का अभाव है। तो यानी तीनों चीज़ों को जो विद्यार्थी हैं, चाहे 100 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, जो 100 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, जो 60 से ज्वाइन कम कर पा रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, जिसमें हम नॉलेज के साथ कुछ टेक्निक, एलिमिनेट टेक्निक क्या होती है, ये सब चीज़ जानने का हम जब प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में क्या बन जाएगी, एक पिक्चर सी बन जाएगी। बहुत जरूरी होता है। आप नॉलेज कितना ही गेन कर लो, लेकिन आपको कुछ प्रीलिम्स करने की टेक्निक नहीं आती हैं तो अपार ज्ञान से प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई नहीं होता। और रिसर्च करने, ध्यान रखना,
चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। भैया मुझे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स से गुजरना पड़ेगा। उस पैरामीटर्स को पूरी कहानी मैं आपके सामने लेते आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस चीज़ का एंजॉय करें। और किसी का अगर डाउट है तो एक बार कमेंट करें कि हम इसको आगे कर लेते हैं। क्लास चलेंगी ओजांग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एप्लीकेशन पे चलेंगी। कोई दिक्कत आती है तो आप टेक्निकल नंबर पे कॉल करें, और यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो काउंसलर को आप कॉल कर लीजिएगा। क्लास सारी चलेंगी। और कोई डाउट किसी को एक बार कमेंट करें। हाँ, क्लास एप्लीकेशन पे चलेंगी, ऑनलाइन मॉड्यूल में होंगी, सारी क्लासेस क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी, ध्यान रखना है। राइट, और कोई डाउट किसी का कमेंट करें बेटा। सभी लोग ऑल इज फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ। 99 वाला बैच बंद नहीं किया है, वो चल रहा है बेटा, एक बार देखें, एक बार कॉल कर लें कोई दिक्कत है तो। हाँ, आप झारखंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है, यूपी पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यूपी एक ऐसी जगह है जहां हर किसी व्यक्ति को बुलाती है। देखा होगा तुम लोगों ने, देखा होगा लास्ट ईयर में 2020-21 के आसपास जो नेहा है वो हरियाणा की टॉपर है, हरियाणा से फॉर्म भर के यूपी में टॉपर की है। तो आप झारखंड से हैं चाहे मध्य प्रदेश से, कहीं से भी आओ, स्वागत है हमारे यूपी में। और कोई डाउट बताओ, कोई डाउट तो नहीं। हाँ, करंट अफेयर को भी लीड करेंगे मेरे बेटा। कहते हैं करंट अफेयर का पूरा ये ट्रेंड एनालाइज करेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैचेस के बारे में हमें पढ़ना कैसे है, क्या करना है, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दे रखा है आपके सामने कि भाई हिस्ट्री से ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, और यहाँ से इन्वायरमेंटल से, सेंसस से, करंट अफेयर से, यूपी स्पेशल से कितना कितना प्रश्न आया है एवरी ईयर में, ये डाटा है, आपको सारी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। हाँ, 199 में ही भाई एडमिशन है, ओनली 199 में। सौभाग्य देखिएगा, आपका सौभाग्य है कि इस वर्ष 199 में हमने एक मुहिम चलाई है जहां पे मैक्सिमम बच्चों का वादा है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे तर्क हैं आपके दिमाग में, ये नॉलेज का अभाव है, ये ट्रिक का अभाव है, टेक्निक का अभाव है, उसको पूर्ण करके आपके प्रीलिम्स की पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम मेंस को भी चलाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोले सर मेंस कब होगा? मेंस को पहले प्रीलिम्स का एक ढांचा तो रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मेंस का भी हम लोग लेके आ जाएंगे, आप टेंशन ना लें। और कोई डाउट किसी का? करंट अफेयर क्लास भी रहेगी, कमिटमेंट है, कमिटमेंट लिख लीजिएगा स्टाम्प पे करके, ध्यान रखना। जो कमिटमेंट मैं करता हूं, चाहे वो 1000 घंटे में हो, चाहे 5000 घंटे में हो, लेकिन मैं आपको कराऊंगा तो कराऊंगा, ध्यान रखना। जो टॉपिक बता रहा हूं वो कराऊंगा तो कराऊंगा। और कोई डाउट? आरओ के लिए भी स्पेशल, आरओ के लिए भी स्पेशलिस्ट है। अगर आप आरओ का बैच दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखना, तो आरओ के लिए भी क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा ये वाला बैच। और बताएं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कमेंट करें सभी लोग। तो ठीक है, दिए गए पेज पर आप लिंक को करें और उसके बाद चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, है ना, एंजॉय करें। कोई डाउट हो तो किसी को बोलने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप जिन बच्चों ने अभी इनरोल नहीं किया डायरेक्टली कर लीजिएगा, और बहुत बेहतर तरीके से हम चीजों को मैनेज करेंगे। कुछ करने की आपको नीड नहीं होगी, राइट। कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा।